किस पर कितना जीएसटी, विश्व पंचायत में पाकिस्तान पस्त, कल बाजार में जीतने का मंत्र, कुछ संजीदा और कुछ हल्की फुल्की, ये सारी खबरें लेकर हाजिर हैं आवाज एट 9 में। मैं आपके साथ विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जीएसटी में साबुन तेल, टूथपेस्ट, कोयला होंगे सस्ते। अनाज, दूध और गुड़ पर नहीं लगेगा जीएसटी। 80% आइटम पर 5 से 18% टैक्स। कल भी जारी रहेगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। सोना, वीडियो, सर्विस टैक्स की दरों पर होगी चर्चा। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली रही हावी। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 9450 के नीचे। मिड कैप शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई। 4 हिस्सों में बटेगी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी सीईएससी। सभी की होगी लिस्टिंग। आवास की खबर पर लगी है मोहर। पेटीएम पर पैसों की बारिश। अलीबाबा के बाद अब जापानी निवेशक सॉफ्टबैंक मेहरबान। $140 करोड़ का मिला फंड। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत। जाधव को मिला इंसाफ। अंतिम फैसले तक जाधव की फांसी पर लगी रोक। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। नरम पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। 3 तलाक से बचने के लिए जारी कर सकता है एडवाइजरी। हैकर्स खा गए फूड ऐप जोमैटो से 2.25 करोड़ लोगों का डेटा। कंपनी ने ग्राहकों के पासवर्ड किए रीसेट। आवाज एट 9 की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जीएसटी पर सबसे सटीक और पूरी जानकारी सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और आज जीएसटी के लिए एक बड़ा दिन था, तो शुरुआत इसी खबर से। आखिरकार यह तय हो गया है कि जीएसटी के तहत कौन सी चीज किस टैक्स स्लैब में आएगी। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो आइटम तय किए, उनमें ज्यादातर सामान 5 से लेकर 18% के टैक्स स्लैब के बीच में है, टैक्स रेट के बीच में है। बड़ी बात यह है कि अनाज, दूध और गुड़ को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया। केवल 19% चीजें ऐसी होंगी जो 28% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि बैठक में आज 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं। जो सामान बचे हैं उन पर किस टैक्स स्लैब में जीएसटी लगेगा, ये बात कल तय की जाएगी। लेकिन आपके सामने पूरा ब्यौरा। 7% चीजें जिन पर कोई टैक्स नहीं, 14 पे 5% चीजें जिनमें 14% की दर से, वहीं फिर 17% ऐसी जिस पे 12% वाला स्लैब, 43% 18 वाले में, और 19% चीजें ऐसी जो 28% के स्लैब में जाएंगी। आज सारा दिन इन सभी आइटम्स को एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया है। कुछ आइटम्स इसमें ऐसे हैं जिस पे और डिस्कशन की अभी आवश्यकता थी। तो इन 1211 आइटम्स में से 6 कैटेगरीज छोड़ के बाकी सब आइटम्स को आज स्वीकृति दी थी। और इधर दूसरे राज्यों के वित्त मंत्री जो आज की बैठक में मौजूद थे, उन्होंने इस सब पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में सब पे चर्चा हुआ है। हाँ। और चर्चा के बाद अब यहाँ पर जो है वो उसको बता देंगे कोई ना कोई। रेट फिटमेंट कुछ चीजों पे हो गया। नेचुरली होगा। एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर at 28% plus would account for 70% of the commodities. Yes, sir. Now it will be 20%. Yeah, most of the proposals which are put up by the officers committee as far as the fitment of various commodities and services in the tax slabs is concerned, and as you know that the 2 standard tax slabs, that is 12% and 18%, they occupy almost 60% of the total commodities and services that are going to be taxed under GST. सर्विसेज अभी पूरा बचा हुआ है। अभी सीरियल्स का इशू है, अभी फुटवेयर का इशू है, कपड़े का इशू है। ये सारे इशू हैं जो अभी फ्लैग हुए हैं, पूरी तरह फाइनल नहीं हो पाए, तो कल डिस्कस। चलिए, तो जीएसटी में आज दर हो गई हैं कि दरें तय हो गई हैं कि कौन सी दर में कौन सी चीजें जाएंगी, कितने आइटम जाएंगे, तो किस स्लैब में कितना सामान होगा, ये तय कर दिया गया है। इन्हें देखकर जीएसटी से महंगाई की जो चिंता है, अब उस पर हम बात कर लेते हैं वैद्य जैन साहब से। जैन साहब, जीएसटी को लेकर एक चीज शुरू से जोड़ी जा रही है कि जीएसटी जब भी आता है हिस्टोरिकली देखा गया है कि महंगाई बढ़ती, लेकिन आज जिस तरह के टैक्स स्लैब्स हमने देखे हैं उससे ये चिंता किस हद तक सही या गलत हो सकती है?
देखिए, जितनी भी आइटम आज अनाउंस की गई हैं उसमें सब में लगता है कि कोई ना कोई रेट में कमी आएगी। अभी जो भी ये आइटम थी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके ऊपर वैट लगता था, और उन दोनों को अगर आज की डेट में कंसीडर करा जाए और जो नए रेट आए हैं तो लगता है कि सभी आइटम पे कुछ ना कुछ छूट आ रही है। अभी छोटी मोटी जो अभी एक इंडिकेशन जो आई है जिसका शायद नोटिफाई नहीं किया है वो ऑटो सेक्टर के बारे में आ रहा है कि जहां लगता है कि शायद थोड़ा सी महंगाई आए, कि जहां 28% प्लस कुछ सेस लगाने की बात हो रही है। इसके अलावा तो मुझे दिखता है कि हर आइटम के ऊपर कहीं ना कहीं कंसेशन आ रही है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो जितने सीरियल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, मिल्क हैं, इनको बिल्कुल जीरो कैटेगरी में लगा दिया गया है। तो बहुत सारी स्टेट पे इनके ऊपर टैक्स था, तो अब उनके लिए ये छूट आ जाएंगी। जो ज़रूरत की रोज़ की चीज़ें हैं, चाय है, चीनी है, उनको भी एक 5% के स्लैब में रखा गया है। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि काफ़ी छूट आने की उम्मीद लगती है। अब ये सोचने वाली बात है क्योंकि अभी जो परसेंटेज आई है उसके हिसाब से लगता है कि 43% के करीब जो है वो आइटम 18% में आएगी, जो एक हमने नॉर्मल रेट माना गया था। तो जिसकी उनकी छूट मिली है तो उसको कुछ 5 में, 12 में या 0 में लगाया है, तो कुछ आइटम को इसलिए लेके 28 में लेके गया है। ओवरऑल अभी ये मान के चले, जैसे टूथपेस्ट के बारे में बात हुई थी, ऑयल के बारे में, हेयर ऑयल के बारे में बात हो रही थी, तो इन सभी आइटमों में जो आज की डेट में जो रेट लगाया जा रहा है 18 लगाया जा रहा है वो 22-27 लगता था, उसमें सब में छूट आ रही है। ऐसा लगता है जीएसटी काउंसिल ने यह सोचा है कि जीएसटी आने से टैक्स कंप्लायंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। तो जो सरकार की रेवेन्यू की जो भरपाई है वो टैक्स की रेट कंसेशन कर देंगे तो शायद कंप्लायंस बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उससे कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा इस बारे में मैं कहूँगा, जो जीएसटी के जो रेट आज की डेट में जो इंडिकेशन आ रही है जो आज दी है वो ठीक है लग रहे हैं। अभी कुछ कंट्रोवर्शियल इशू बचे हुए हैं जो सर्विस टैक्स के बारे में, जैसे अभी था कि सर्विस टैक्स के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या एक ही रेट आएगा या 3 रेट आएंगे। टेलीकॉम सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, उसमें बड़ी चिंता है। अभी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी बड़ी चिंता है कि उसमें क्या होने वाला है। और कुछ गोल्ड के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ी सी क्लैरिटी बची है। मुझे ऐसा लगता है कि कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इनका डिसीजन होना चाहिए। जैसे आज काफी लिबरल लगा है एटीट्यूड। पूछना चाहता था जैन साहब कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि जो काफी लिबरल है, जो टैक्स रेट्स आए हैं या जो दरें या जो आइटम्स रखे गए हैं वो लग रहा है कि आसान ही करेंगे चीजों को। तो कल की भी लिए उम्मीद करें क्या हम कि जो बाकी आइटम बच गए वहां पर भी सरकार ये दरियादिली दिखाएगी और जो कंसेंसस बनेगा वो थोड़ा सॉफ्ट ही होगा, उससे कोई इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा? नहीं, लगता तो ऐसे ही है। देखिए, अब आज आपने देखा फुटवियर के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं आई है और टेक्सटाइल पे नहीं आई है, क्योंकि वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो साधारण नागरिक को इफेक्ट करती हैं। और क्योंकि जीएसटी एक सिंप्लीफाइड टैक्स रेट है, 1 कंट्री 1 टैक्स की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आइटम के अंदर बाइफर्केशन नहीं हो जाए, ये देखते हुए कि ये लग्जरी आइटम को ये इस वैल्यू से ऊपर ज़्यादा लगेगा, इससे कम लगेगा। अभी कॉफ़ी के बारे में जैसे इंडिकेशन आ रही थी, तो कॉफ़ी में कहा गया कि कॉफ़ी का 5% है, तो इंस्टेंट कॉफ़ी को उसको हायर रेट के ऊपर ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो आज जो आइटम मुझे फ्लैग करी हैं जीएसटी काउंसिल ने, जो कल आने वाली हैं, उसमें जैसे फुटवेयर और जो टेक्सटाइल है वो एक मेजर मुद्दा होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी उतने ही लिबरल एटीट्यूड रखने की जरूरत है जो आज रखा गया है, क्योंकि वो साधारण नागरिक की बात है और उसमें हो सकता है कि एक रिच क्लास भी यूज़ करती हो, तो उसका बाइफर्केशन नहीं करेंगे तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और ऑटो सेक्टर को भी उम्मीद है उसके अंदर की क्या वर्किंग आने वाली है। और जैसे अभी और जो लग्जरी आइटम थे जिसको वाइट गुड्स कहते हैं, फ्रिज हैं, एयर कंडीशनर हैं, उन सबको 28% पे रखा गया है। तो मुझे लगता है कि वो एक 28% आज की डेट में देखते हुए ठीक है। एक जो चीज है जी बिल्कुल, एक जो चीज है जो मैं पूछना चाहता हूं, संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगा कि रियल एस्टेट को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो सरकार इस समय जिस तरह की पॉलिसी लेकर चल रही है रियल एस्टेट पर, जिसका असर भी दिखने लगा है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट आ गया या उसे बाहर ही रख देंगे? देखिए, बाहर तो नहीं रखा जा सकता आज की डेट में। लैंड एंड बिल्डिंग की स्टैंप ड्यूटी बाहर है, लेकिन जीएसटी पे जो इनपुट क्रेडिट की बात है और जो उसके सर्विस टैक्स की जो इशू है, वो दोनों इशू अभी फ्लैग्ड हैं। वो कल इस पर डिसीजन आ गए, क्योंकि सर्विस टैक्स के बारे में आज कोई चर्चा नहीं हुई है इसके बारे में। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके ऊपर सर्विस टैक्स का कैसे इंप्लीमेंटेशन आएगा। हेल्थ सेक्टर जैसे मैंने कहा, एजुकेशन सेक्टर कहा, प्राइवेट एजुकेशन है। तो ये रियल एस्टेट को भी एक सरकार को उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिबरल एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में ये मान के चलना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर अनस्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज की डेट में इकोनॉमी का जो ड्राइवर है, सीमेंट हो, स्टील हो,
और हाउसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रियल एस्टेट की बहुत महत्वता है इकोनॉमी के लिए और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बड़ी पोटेंशियल है, तो वहां पर सरकार को थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखना पड़ेगा जीएसटी का। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए वैद्य जैन साहब। तो जैन साहब का कहना है कि चीजें जो आज दिखाई दी वो काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छी है, सरकार ने काफी लिबरल व्यू रखा है और चीजें ज्यादातर सस्ती होने की तरफ ही दिखाई दे रही है। लेकिन कल सर्विस टैक्स और कुछ अहम चीजों पर, सोने पर देखते हैं क्या कंसेंसस बनता है, कहां जाती है बातचीत। तो कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, नजर रहेगी उस पर। लेकिन इधर बाजार कैसे देखेगा? जॉइंट्रा कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर का कहना है कि कोयले पर टैक्स घटने से कोल इंडिया, पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। उनका मानना है कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी जीएसटी की दरें पॉजिटिव हैं। 5% अगर कोल पे लगता है तो करंटली जो रेट है वो 11-12% है। तो नॉट ओनली कोल इंडिया बट पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसी कंपनीज को फायदा होगा। कल के मार्केट्स में हमको डेफिनेटली इन शेयरों में एक थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी सेक्टर पे डेफिनेटली इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशन था कि 17-18% का ही टैक्स आना चाहिए। बट आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर में गोदरेज कंज्यूमर, डेफिनेटली डाबर इंडिया, मैरिको इंडस्ट्रीज, हमको लग रहा है ये सारे शेयर्स में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान मिल सकता है। चलिए जीएसटी के बाद कुछ और खबरों पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आज किस तरीके से पेमेंट बैंक के लिए लॉन्च होने से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी वॉलेट कंपनी पेटीएम ने जापानी निवेशक सॉफ्टबैंक से $140 करोड़ की पूंजी जुटा ली है। भारत में पेटीएम अब सॉफ्टबैंक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन गया है। इस राउंड में कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन आकी गई है। पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने किसी एक निवेशक से इतना बड़ा फंड जुटाया है। पेटीएम इस फंड का इस्तेमाल अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने और अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने पर खर्च करेगी। हमारा प्लान है कि हम 10,000 करोड़ का निवेश करें अगले 3 से 4 साल के बीच में। देखिए, हमने पेमेंट बैंक स्टार्ट करना है और हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है। सो ओवरऑल हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान बड़ा है, तो ये एक बड़ा चेक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सॉफ्टबैंक की हिस्ट्री भी है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसा आप जानते हैं। उनके बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, फंड मैनेजमेंट, ये सब पार्टनर हैं। तो उनके साथ हम और भी अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को बढ़ाएं और उनके साथ और डिफरेंट मार्केट्स में जाएं। तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक तरीके से मेरे लिए एक स्टार्ट है रिलेशनशिप सॉफ्टबैंक के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे बाजार की, जिसकी तेजी पर ब्रेक लग गया है। ग्लोबल बाजारों के खराब संकेतों से बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी रही। खासकर आखिरी घंटे में बिकवाली का ज्यादा दबाव रहा। ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई दिखी। मिड कैप शेयरों में भी आज जमकर बिकवाली हुई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 224 पॉइंट और निफ्टी 96 पॉइंट लुढ़क गए। सीएनबीसी आवाज की एक बड़ी खबर पर मोहर लगी है। सीईएससी ने अपने कारोबार में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया। हालांकि बाजार को ये रिस्ट्रक्चरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी सीईएससी में सीईएससी इंफ्रा, स्पेंसर्स और म्यूजिक वर्ल्ड का विलय होगा। इसके बाद कंपनी पूरे कारोबार को 4 हिस्सों में बांटेगी। कंपनी को जनरेशन, आईटी और 2 रिटेल कारोबार में बांटा जाएगा। डीमर्जर के बाद हल्दिया एनर्जी, आरपीएसजी रिटेल और आरपीएसजी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज को लिस्ट कराया जाएगा। कंपनी ने बताया कि सीईएससी के एक शेयर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी स्प्लिट किया जाएगा। निवेशकों को सीईएससी के 10 शेयरों के बदले हल्दिया एनर्जी के 5, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 5, रिटेल के 6 और सीईएससी वेंचर्स के 2 शेयर मिलेंगे। सीईएससी के मुताबिक उसका रिटेल वेंचर स्पेंसर्स कर्ज मुक्त हो गया है। और फैशन के बाजार में उतरा खादी रेमंड बना पार्टनर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब रेमंड के साथ मिलकर खादी फैशन के बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी के एमडी गौतम सिंघानिया ने हमारी सहयोगी निधि राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो खादी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करने में योगदान कर रहे हैं। खादी कितना बड़ा गेम चेंजर है और खादी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? ये खादी आज मास में बनता है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और खादी एक परसेप्शन है खादी का मासेस के लिए। हम लोग को परसेप्शन चेंज करके इसको फैशन बना रहे हैं और रेमंड ने करीब 40 डिज़ाइनर लगाए हैं और एक इंटेंशन ये है कि खादी का परसेप्शन चेंज के एक फैशन आइटम बन जाए। अगर ये फैशन आइटम बन जाए तो रियलाइजेशन पर मीटर बढ़ सकता है। इससे जो कारीगर काम करता है उसको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। रेमंड ने भी 3 लाख घंटे का कमिटमेंट दिया है केवीआईसी को कि
हम इतने मजदूर का काम लेंगे, बट जल्दी ये 30 लाख हो सकता है। सर मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी, जो खादी के आपने जो करार किया है KYC के साथ, तो ये आपके स्टोर्स में मिलेगा, उनके स्टोर्स में मिलेगा? दोनों में मिलेगा। तो रेमंड की दुकान में भी मिलेगा, KVIC की दुकानों में भी मिलेगा। एक अलग इमेज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आईटी सेक्टर में छटनी पर आज नेस्कॉम ने सफाई दी है। आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम का दावा है कि आज भी छटनी से ज्यादा भर्तियां हो रही हैं। छटनी पर संगठन ने सफाई दी है कि इस सेक्टर की कंपनियां ऑटोमेशन और तकनीक में बदलाव के दौर से गुजर रही हैं, इसलिए हर हुनरमंद लोग वक्त की मांग है। ऑटोमेशन का असर ये है कि कुछ जॉब्स घट जाते हैं, पर अगर हम सिर्फ ये कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत फहमी बन रहा है और टोटल पिक्चर देखने की ज़रूरत है। और टोटल पिक्चर ये है कि ऑटोमेशन के वजह से कुछ जॉब्स घट रहे हैं, पर कुछ नए जॉब्स भी आ रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल में सेक्टर में 6 लाख और पिछले 3 महीने में 50,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। ऐसे में थोड़ी सी छटनी चिंता का विषय नहीं है। Every year for the last, I think, about 20-30 years, the industry has always added people. Even if you look at the current year, the industry will add about 170,000 people, net of the people who are leaving the industry. So the people who are leaving the industry in terms of layoffs, etc., assuming all the media reports are correct, is about 50,000 people on a base of 4 million. So it's less than 2% of people who are getting affected right now. Even those will join some other company, get rescaled, maybe do a different role or a different job, etc. So the industry has always thrived on being a good employer. कुलभूषण जाधव की फांसी मामले में पाकिस्तान पर भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. 2. Unanimously decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से जारी सुनवाई आज खत्म हो गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज AIMPLB ने अपने रुख में नरमी दिखाई और कोर्ट में कहा कि वो 3 तलाक से बचने के लिए एडवाइजरी जारी करने के लिए काजी को कह सकते हैं। अगर आप भी जोमेटो ऐप से कुछ खाने का ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इस ऐप पर हुआ है बड़ा साइबर अटैक। देश में ऑनलाइन फूड की डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो पर बड़ा साइबर हमला है। इस संबंध में कंपनी ने ब्लॉग के जरिए जानकारी दी है कि 1.7 यानी करीब 1.25 करोड़ यूजर्स के डेटा चोरी हो गए। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सभी यूजर्स के पासवर्ड्स को रीसेट कर दिया है। और ग्लोबल फर्नीचर कंपनी आइकिया ने भारत में डाली दूसरे स्टोर की नींव। देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्व के सबसे बड़े फर्नीचर ब्रांड आइकिया के स्टोर का आज नवी मुंबई में भूमि पूजन हुआ। यह देश में आइकिया का दूसरा स्टोर होगा। अगले साल पहला स्टोर हैदराबाद में लॉन्च होना है। कंपनी भारत में 2025 तक 25 स्टोर्स खोलना चाहती है। दुनिया के 48 देशों में कंपनी के स्टोर हैं। आइकिया स्वीडन की कंपनी है। लगभग 1 दशक बाद एक बार फिर नोकिया के मशहूर फीचर फोन नोकिया 3310 की बिक्री भारतीय बाजार में आज से शुरू हुई। नाम के मुताबिक इसका दाम यानी 3,310 रुपये रखा गया है। इसकी बड़ी खासियत है इसकी बैटरी। कंपनी का दावा है कि एक चार्ज में 22 घंटे तक चलेगी। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।